Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हिमांशु और आज के इस वीडियो में ना हम रेस्पिरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। रेस्पिरेशन में अभी तक हमने देखा था, कुछ नॉर्मल बातें कर ली थी हमने, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देख लिया था, ब्रीदिंग देख लिया था हमने, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में डिफरेंस देख लिया था, इवन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में भी हमने देख लिया था। ठीक है ना। और हमने साथ ही साथ रेस्पिरेशन के स्टेप्स को भी देख लिया था हमने। और मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो देख लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देख लोगे। ठीक है ना। और आपको जाना कहीं नहीं है, देखो वीडियो कहीं ऊपर में ना कहीं पे एक आई का बटन होगा, उस पर क्लिक करो आप। मैंने वहाँ पे प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल रखा है, आप उसे देख लेना। क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखते हो ना, तो फिर आज का लेक्चर आपको समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि उसी पे बेस्ड है। हम बेसिकली देखो, हमने जो भी स्टेप्स पढ़ लिया था ना, उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग का। देखो मैंने पहले भी बोला था कि इस लाइफ प्रोसेस में हम जो भी प्रोसेसेस पढ़ेंगे ना, उसे ह्यूमन बीइंग के पे हम अलग से देखेंगे। ठीक है। और सारे ऑर्गेनिज्म पे भी देखेंगे और ह्यूमन बीइंग पे मतलब मेनली अलग तरीके से देखेंगे। ठीक है। यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में देखेंगे, और जो क्वेश्चंस है ना वहीं से ज़्यादा करके बनते भी हैं। और इसीलिए पता है 10th का जो सिलेबस है ना भाई होगा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि कर क्या रहे हैं हम लोग बस अपने बॉडी के ही बारे में पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में देख लो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सारे चीज़ तो ह्यूमन बॉडी का ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली ह्यूमन बॉडी का पढ़ रहे हैं, अपने बॉडी का पढ़ रहे हैं हम। अपने बॉडी को डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसलिए इंटरेस्टिंग तो होगा ही, अपने बॉडी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, किसी और की नहीं। और साथ ही साथ देखो, दूसरे चैप्टर में कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम अपनी ही बॉडी का पढ़ेंगे। द थर्ड वन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो ऐसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है भाई, है ना। बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए। तो उसे भी देखेंगे हम मतलब थर्ड चैप्टर में। ठीक है ना। अब देखो बेसिकली अभी हम क्या शुरू करेंगे, ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो देखो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, स्किन से अगर हो रहा है रेस्पिरेशन तो क्यूटेनियस, अगर गिल्स से हो रहे हैं तो ब्रैंकियल, अगर लंग से हो रहे हैं तो पल्मोनरी। एक और होता है ट्रैकिया भी होता है कहीं कहीं इंसेक्ट्स में। आप क्या करना ना, वहां जाके लिख लेना है ना। अगर ट्रैकिया से हो रहा है ना, ट्रैकिया जो कि इंसेक्ट में हो रहा है, तो ट्रैकिया से रेस्पिरेशन होता है ना, इसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो इसे आप नोट कर लोगे। ठीक है ना, वहीं पे। ठीक है। बस ये थोड़ा सा रह गया था, चलो याद आ गया भी, अच्छा हुआ। आगे देखना। तो हम बेसिकली यहाँ पल्मोनरी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ह्यूमन का। सो ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म पल्मोनरी रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। देखो क्या क्या आएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यहाँ से अब हमारा टॉपिक मेनली शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब एक पाथवे, ट्रैक्ट का मतलब आप समझो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल। तो ट्रैक्ट समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या था, मौत से लेके एनस तक गए थे ना हम लोग, वो एक रास्ता, एक डक्ट के फॉर्म में एक रास्ता ही तो जा रहा था। सो दैट वाज आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कनाल, बिल्कुल। तो यहाँ पे उसी तरीके से एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में क्या आएंगे, वो देखो मैंने इस साइड बना रखा है, इसे मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। द नेक्स्ट इज पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स आएंगे, पेयर्ड है, पता है आपको। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कुछ एसेसरी ऑर्गन्स। देखो एसेसरी ऑर्गन्स जहां भी आए ना बायो में, तो एसेसरी का मतलब एक तरह समझ लो हेल्पर होता है, जो उस प्रोसेस में उस पर्टिकुलर काम को करने में ना हेल्प करे। सो यहाँ पे एसेसरी ऑर्गन्स आएंगे, जैसे कि रीब्स हो गए, डायफ्राम हो गए, क्लियर है ना। तो इन सब चीज़ों को देख, कुछ इंटरकॉस्टल मसल्स भी होते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम अलग से देखेंगे। ठीक है। अभी हम बेसिकली देख रहे हैं, वो पाथवे देख रहे हैं, द पाथवे ऑफ एयर टेकिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। देखो द पाथवे ऑफ एयर टेकिंग इनसाइड द, वो पाथवे देख रहा है जो एयर को, है ना, क्या कर रहा है कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लेके जा रहा है। तो वो पाथवे यानी वो रास्ता देख रहा है। इसको ध्यान से देखना और इसको याद कर लेना। ठीक है ना। वैसे याद करने का कुछ है नहीं, समझने का है। मैंने पहले भी बोला आपको कि 10th का जो सिलेबस है ना, शुरू के 4 चैप्टर तो बिल्कुल समझना है, और लास्ट के 2 चैप्टर ना अब मत भी पढ़ो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना बस एनसीईआरटी एक बार रीडिंग डालो,
एग्ज़ाम में पहुंच जाओ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। वैसे मैं उसे भी कराऊंगा ही जब शुरू किए हैं, तो कोई नहीं, देखेंगे आराम से। तो 4 चैप्टर तक तो बिल्कुल भी मन लगा के पढ़ना, ठीक है ना। शुरू के जो 4 चैप्टर्स होंगे वहाँ पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी वो नहीं चाहिए, है ना, बिल्कुल मन लगा के पढ़ोगे। देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले क्या, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यानी बाहर की जो ओपनिंग दिख रही है आपको, ये जो दो है ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गए। देन नेजल चैम्बर, अंदर जो चैम्बर बना हुआ है, जो पाथवे बना हुआ है, नेजल चैम्बर। देन इंटरनल नॉस्ट्रिल, और अंदर चले गए आप तो इंटरनल नॉस्ट्रिल, अब तो यहाँ से दिखेगा नहीं हमें, अब बस देखते रहेंगे हम। देन क्या हो गया, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज, जहाँ पे कि मतलब कि क्या हो रहा है कि एक तरह से ना तुम्हारा ये फूड पाइप, बिंड पाइप, समझ रहे हो ना, उन सब का एक कॉमन पैसेज। देन आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, यहीं पे तो वाइब्रेशंस होते हैं ना, और वाइब्रेशंस जो एयर हम इनहेल करते हैं ना, वाइब्रेशंस क्रिएट करता है हमारे वोकल कॉर्ड्स में, यानी वॉइस बॉक्स में, और वहीं पे क्या करता है, साउंड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स आ गया उसके बाद। देन हमारा ट्रैकिया आ जाएगा। ट्रैकिया मीन्स जो पाइप जा रहा है, ठीक है। और ट्रैकिया में देखो एक चीज आप याद रखोगे, वैसे मैं आगे बताऊंगा, ट्रैकिया में क्या होता है ना, कार्टिलेजनस रिंग्स बने होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड में, ठीक है। तो देखो कार्टिलेजनस रिंग्स का यहाँ पे पूछेगा ना फंक्शन क्या है, या इस तरीके से पूछेगा कि ट्रैकिया में कार्टिलेजनस रिंग्स क्यों होते हैं, वाई, गिव रीजन, ठीक है ना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो याद रखोगे आप, कार्टिलेजनस रिंग्स का यहाँ पे होने से क्या होगा कि एयर जब अंदर जाएगा ना, तो देखो हाई प्रेशर लो प्रेशर का थोड़ा सा फंडा हो जाता है यहाँ पे। आपने बचपन में 7-8 क्लास में ना एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा प्रेशर में, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो। एक्चुअली फिजिक्स नहीं, साइंस ही तो चलता है ना, फिजिक्स अभी तो बढ़ते भी नहीं है। तो साइंस में आपने पढ़ा होगा प्रेशर में कि एक एक्टिविटी देखा होगा आपने कि एक छोटा सा पेपर ले लो, ठीक है ना, और उस पेपर में मतलब कटा हुआ पतला सा पेपर है, तो ऐसे नीचे की ओर झुका रहेगा, लेकिन जैसे ही पेपर के ऊपर से आप फूंक मारोगे ना, यानी हवा ब्लो करोगे, एयर ब्लो करोगे, तो वो पेपर ना स्ट्रेट हो जाएगा। करके देखना, एक पतला सा पेपर ले लेंगे लंबा सा, वो नीचे की ओर गिर जाएगा, ऑब्वियसली नीचे की ओर ऐसे हो जाएगा डाउनवर्ड। उसे हम ऊपर से, पेपर के ऊपर से एयर को ब्लो करेंगे, वो सीधा हो जाएगा। दैट मीन्स हुआ क्या, एयर को जैसे ही हमने यहाँ से ब्लो किया तो यहाँ के एयर गायब हुए, मतलब यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ और नीचे एक हाई प्रेशर क्रिएट हुआ इसके कंपैरिजन में। तो हाई प्रेशर वाले ने क्या किया, उसे ऊपर की ओर पुश किया, तो पेपर क्या हो गया, ऊपर की ओर चला गया। तो सिमिलरली यहाँ पे ट्रैकिया में क्या होगा ना कि जैसे हम एयर इनहेल या एक्सेल करेंगे तो वहाँ पे एयर की मात्रा घटेगी, और जैसे ही घटेगी ना, वहाँ से जब पास ऑन करेगा तो वहाँ पे एयर का प्रेजेंस घटेगा, और जब प्रेजेंस घटेगा तो यानी वहाँ पे उसकी मास घट जाएगी, और मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना प्रेशर का, आपको पता होगा। तो जैसे ही घटा तो प्रेशर वहाँ घट जाएगा, तो बाहर से क्या होगा, प्रेशर उसको दबा देगा, तो हमारा ट्रैकिया कोलैप्स कर जाएगा, और कोलैप्स करने की वजह से क्या होगा, हम फिर सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो वहीं पे हमारा मतलब वी विल चोक टू डेथ, हम लोग वहीं पे मर जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करता है, कार्टिलेज है ना, तो कार्टिलेज इसे कोलैप्स होने से रोकता है, तो आप इसे याद रखोगे। देन ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी। ट्रैकिया क्या होगा ना, मैंने देखो पीछे डायग्राम भी बनाया था पिछले क्लास में, ट्रैकिया इस तरीके से गया, वहां भी मैंने शायद इसके बारे में समझाया था, कार्टिलेजनस रिंग्स। कोई नहीं, 3-4 बार सुनेंगे ना, ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखना आगे, तो यहाँ पे ऐसे दो में बंटवारा हो गया था ना इसका, जो दोनों मतलब डिफरेंट लंग्स तक चले गए थे, सो दैट इज ब्रोंकाई। देन ब्रोंक्यूल्स, फिर इसके भी तो डिविजन्स हुए थे ना, देन दैट इज ब्रोंक्यूल्स, यानी इसके और भी जो पार्ट्स बटेंगे, दैट इज ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स उसमें भी ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं। देन फाइनली हमारा आएगा एल्वियोली, और ये भी मैंने दिखाया था लास्ट पॉइंट पे क्या होगा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बने होंगे, राउंडेड स्ट्रक्चर्स, एंड दैट इज कॉल्ड एल्वियोली। तो ये था हमारा पाथवे, जिससे कि एयर क्या होगा हमारे बॉडी में, यानी लंग्स तक पहुंचेगा, कहाँ तक, तो एल्वियोली तक। उसके बाद फिर क्या होगा, थोड़ा बहुत तो हमने देखा है, उसी को डिटेल करके देखेंगे, हाँ एक एक करके देखेंगे हम, जैसे इंस्पिरेशन देखेंगे अलग से, एक्सपिरेशन देखेंगे अलग से, तो उसमें क्या क्या चेंजेज होंगे रिप्स में, लंग्स में, सब कुछ देखेंगे एक एक करके। तब तक के लिए आप क्या करो, इसे जल्दी से नोट करो, मैं तुरंत मिलता हूँ आपसे। तो बच्चों देखोगे अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म देख रहे हैं ब्रीदिंग का, यानी ब्रीदिंग जो हो रहा है ना वो किस तरीके से होगा, उसके मैकेनिज्म को देखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो देखते हैं ये पॉसिबल कैसे हो रहा है। देखो ब्रीदिंग मतलब सिंपली इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इन दो चीज़ों को समझेंगे, और ध्यान से सुन लो। ये एक्चुअली ना एनसीईआरटी में आपको उतना डिटेल में मिलेगा नहीं, अगर पढ़ोगे ना तो बार बार कन्फ्यूज़न रहेगा दिमाग में हमेशा कि ये हुआ कैसे, ये आखिर कैसे मतलब पॉसिबल है। तो थोड़ा सा हम हाई लेवल पढ़ेंगे, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है।
बस इतना ही पढ़ेंगे जितना हमें समझ में आए, ठीक है ना, जितना तुम लोगों को समझ में आए उतना ही बताएंगे हम, तो बिल्कुल समझ में आएगा। बस यहाँ पे बस मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ ना कि तुम्हारा कंसंट्रेशन हो यहाँ पे, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा इस वीडियो को। तो कोई नहीं, कंसंट्रेशन होना चाहिए यहाँ पे, जब तक कि अभी 5 से 10 मिनट बिल्कुल कंसंट्रेटेड होके सुनोगे, है ना, बिल्कुल ही एकदम ध्यान लगा के सुनोगे। तो देखना यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये सबसे पहले तो देख रहे हैं कि पॉसिबल क्यों हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू और अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक्सपैंड कर रहा है। आप जानते हो ना कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, क्लियर है। तो इन दो चीज़ों की किसकी वजह, किसका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, तो थोरैक्स मतलब एक तरह समझ लो ये जो पूरा रीजन होता है ना हमारा मतलब तो थोरेसिक कैविटी का, उसी को थोरैक्स बोल रहे हैं। और डायफ्राम आपको पता होगा कि ये जो इस तरीके से होता है ना हमारा जो लंग्स होता है एक्चुअली, तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारा, दिस इज द डायफ्राम। यहाँ से ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज द डायफ्राम, ये हमारा क्या है, डायफ्राम। अभी मैं इसे अच्छे से बना के दिखाऊंगा आपको, इसे रहने दो। सो डायफ्राम और थोरैक्स, इन दो चीज़ों का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कंटिन्यू और अल्टरनेट चल रहा है, इसी की वजह से ना हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बात ये ध्यान देना है कि अगर रेस्पिरेशन में हमने जो स्टेप्स देखा था, तो उसमें इनहेलेशन तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, लेकिन एक्सहेलेशन सबसे लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो इसे लास्ट में हम नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगे, एक्सहेलेशन सेकेंड स्टेप नहीं होगा हमारा, इनहेलेशन तो होगा फर्स्ट स्टेप, लेकिन एक्सहेलेशन सबसे लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि सारा चीज़ होने के बाद ना एक्सहेलेशन करेंगे। लेकिन इन दो चीज़ों को हम यहीं पे एक साथ पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले देखना कि ब्रीदिंग के केस में क्या है, दो स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप है हमारा इनहेलेशन और दूसरा है हमारा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के केस में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो हम इनहेल कर रहे हैं, इज ड्रॉन इनटू द बॉडी के अंदर उसे ड्रॉइन कर रहे हैं हम, अंदर रिसीव कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। देखो दोनों वर्ड यहाँ पे सेम ही है, इनहेलेशन इंस्पिरेशन सिनोनिम्स है, क्लियर है। सिमिलरली एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन, ये दोनों वर्ड भी सेम है। तो यहाँ क्या करेंगे, एल्बियोली में जो एयर है ना, क्लियर है, वो एयर क्या होगा, बाहर निकलेगा, जो हमारे बॉडी से यूज होके आया ना फाइनली एल्बियोली तक, एक्सचेंज वगैरह होने के बाद सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। वैसे मैंने स्टेप्स इसीलिए पहले लिखाया था और वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था ताकि आपको समझ में आए। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ से एयर बॉडी के बाहर जाएगा, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, क्लियर होगा इतना। अब देखो यहाँ ध्यान दोगे, मैंने एक नोट लिखा है, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन्स एक तरह का डिफरेंस, ठीक है ना, एक प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट करेंगे बिटवीन, दिस इज बिटवीन, यहाँ पे मैंने बिटवीन लिख दिया शॉर्ट में, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में ना प्रेशर में हम डिफरेंसेस पैदा करेंगे। कैसे पैदा करेंगे ना, बेसिकली ये जो मेन फंडा है ना, बस इसी को समझना है हमें, ठीक है। अदरवाइज यहीं तक है हमारा सिलेबस, लेकिन इसे पढ़ोगे आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो मैं कोशिश यहाँ पे बस यही कर रहा हूँ कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम थोड़ा बहुत एडवांस भी पढ़ते हैं ताकि आगे भी आपको दिक्कत ना हो। तो देखना, ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ टाइप के मसल्स होते हैं, मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, आपको याद बिल्कुल नहीं करना। अगर वो मसल्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आगे पढ़ोगे आप, बस उसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ना क्योंकि उसका यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो है, हम एक तो हमारा डायफ्राम है, आप समझते होगे, एक हमारा क्या है, डायफ्राम है, और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, या सिंपली मैं लिखता हूं इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं क्या, तो देखो रिब्स समझते हो ना, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। लंग्स में जो इस तरीके से होते हैं ना रिब्स, जो रिब केस बनाता है, जो ढांचा बनाता है, ठीक है ना, सो ये रिब्स होते हैं। तो रिब्स कितने होते हैं, तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, देखना ध्यान से, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। अब देखो दो पेयर के बीच में ना इस तरीके से इंटरकोस्टल मसल होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो दो पेयर के बीच में एक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, है ना, 11 इंटरकोस्टल मसल्स हो जाएंगे। तो ये 11 पेयर ही हो जाएंगे एक्चुअली, क्लियर है। क्योंकि देखो एक्चुअली जो रिबकेज होता है वो एक साइड इधर और एक साइड इधर भी तो होता है ना, और बीच में हमारा बैकबोन हो जाता है, क्लियर है ना। यानी इसी तरीके से ना बनता है भाई
इस तरीके से ऐसे और इस तरीके से ऐसे रहता है और बीच में हमारा बैकबोन रहता है। यही एक ढांचा बनाता है हमारा, ये यहाँ वाला रिब केज वाला, क्लियर है ना। तो ये भी पेयर्ड हो जाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो ये समझ गए आप, 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे डायफ्राम जो होता है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, बस समझते रहना आप। ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो नॉर्मली होता है वो डोम शेप्ड होता है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझोगे अभी, नहीं तो बिल्कुल प्रेशर ग्रेडियंट जब यहाँ पे बनाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, डोम शेप होता है। डोम शेप मीन्स कुछ इस तरह का, क्लियर है ना, इतना भी नहीं, इस तरह का होता है कुछ शेप, और समझ में। अब देखो होगा क्या, एक और मसल होते हैं, एक और मसल होता है, उसको बोलते हैं फेरिक मसल, ठीक है ना, उसे रहने देते हैं हम। तो फेरिक मसल भी देखो एक्चुअली, चलो देख ही लेते हैं हम। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, मान लो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ये हमारा लंग्स है मान लो आप, ठीक है ना। तो इसी के पास में इधर साइड में ना, दोनों साइड में फेरिक मसल्स होते हैं हमारे। अब देखो होगा क्या, ध्यान से समझोगे। यहाँ पे हम इनहेलेशन का केस देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, इनहेलेशन का केस देख रहे हैं। अब देखो नॉर्मली समझो आप, इनहेलेशन कब होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होगा और हमारे लंग्स का प्रेशर कम होगा तब होगा, या फिर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा और हमारे लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होगा तब होगा। तो ऑब्वियसली इतना समझ में आता होगा आपको कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है एयर, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द प्रेशर इनसाइड आवर लंग्स। तो लंग्स के अंदर हम चाह रहे हैं ना कि जो प्रेशर है ना वो क्या हो जाए, किसी तरीके से कम जाए, प्रेशर क्या जाए, कम हो जाए। यानी नॉर्मल जो प्रेशर होता है ना एटमॉस्फेयर का 1 atm होता है, तो हम चाह रहे हैं ना कि माइनस में चला जाए, हमारा जो मतलब लंग्स का जो प्रेशर है ना वो माइनस में चला जाए। माइनस एक्चुअली जब इनहेलेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है ना वो लगभग -2 to -6 atm तक चला जाता है, ठीक है। तो वो सब कंसीडर नहीं करना है हमें, यहाँ पे समझो हम बस चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो लंग्स है, जहाँ भी रिब केज है, उसका जो प्रेशर हो ना वो क्या हो जाए, घट जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम जाए। तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर का एयर इंटर कर जाएगा हमारे लंग्स में और इनहेलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और देखो आपको बस एक ही समझना है, सिर्फ इनहेलेशन ही समझो आप बस इनहेलेशन समझोगे, एक्सहेलेशन आप खुद से कर लोगे, यानी खुद से आप समझ लोगे उसे। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। तो देखो चलेगा क्या, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे शुरुआत होगा क्या ना कि इस डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इनहेलेशन के टाइम क्या होगा कि डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखो नॉर्मली ये डॉम शेप्ड है, साथ साथ वो जो फेरिक मसल होते हैं ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ही एक्चुअली डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो फेरिक मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सिंपली क्या होगा, इनहेलेशन के टाइम हमारा जो डायफ्राम है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि डायफ्राम जो डोम शेप था ना ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। तो इट बिकम फ्लैट, डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, डायफ्राम जब फ्लैट हुआ तो थोड़ा सा बढ़ा ना, तो इससे क्या होगा कि अंदर के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। तो वॉल्यूम क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, थोड़ा सा ही वॉल्यूम बढ़ाएगा ये, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज समझना, दूसरा था हमारा इंटरकोस्टल मसल। चलो मैंने इरेज कर दिया, कोई नहीं। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है, रिब्स के बीच में। तो क्या होगा ना कि उसमें भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसकी वजह से क्या होंगे ना, रिब्स क्या होंगे। तो यानी कि ध्यान से देखो, यहां मैं लिख रहा हूं, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से देखना क्या होगा, जो रिब्स हैं moves upward and outward। इसको समझना, बड़े ही ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड लिख देता हूं मैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये बाहर की ओर और क्या हो रहा है, ऊपर की ओर। देखो यहां से क्या हो रहा है, ये बाहर की ओर और ऊपर की ओर क्या हो रहा है कि
बढ़ रहा है। ये जो मतलब हमारा जो डायफ्राम है वो बाहर की ओर और ऊपर की ओर बढ़ा। अब देखो इसके बढ़ने से क्या हुआ, इसके बढ़ने से ओवरऑल जो थोरेसिक वॉल्यूम है ना वो बढ़ जाएगा। यानी आप सिंपल सा इमेजिन करो, यहाँ पे आप अपना पूरा थोरैक्स इमेजिन करो, क्या हो रहा है, रिब्स इस तरीके से बाहर, देखो आप इनहेलेशन करके देखो समझ में आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है और ऐसे अपवर्ड जा रहा है और साथ साथ ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर है ना। तो इतना ये हुआ किसकी वजह से हुआ, तो ये इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ। तो ये भी फाइनली क्या किया, वॉल्यूम को इसने भी बढ़ाया। तो इनहेलेशन के टाइम हमने क्या देखा, इनहेलेशन के टाइम जो वॉल्यूम है, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, इनहेलेशन के टाइम जो थोरैसिक वॉल्यूम है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब पता नहीं आपको पता हो या नहीं, आप फिजिक्स पढ़ते हो सही से कि नहीं, वॉल्यूम और प्रेशर में कैसा रिलेशन होता है जरा सोच के बताना है ना। तो देखो वॉल्यूम और प्रेशर में ना इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो प्रेशर घटेगा, और जब वॉल्यूम घटेगा ना तो प्रेशर बढ़ेगा। इसे आप खुद से प्रूफ करने की कोशिश करना, ठीक है, देखना ध्यान से। तो वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये घट के कहाँ तक पहुंच जाएगा, -2 से -2 टू -6 तक जा सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा यही हो, ठीक है, इसके बीच में भी कहीं रह सकता है। तो -2 टू -6, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, -2 टू -6, अब क्लियर है। तो यहां तक ये जाता है। अब देखो फाइनली क्या होगा, एयर हम लोग इनहेल कर लेंगे। तो फिर से देख लेना इसे, डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। और यहाँ इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब्स क्या होंगे, अपवर्ड और आउटवर्ड निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो थोरैसिक वॉल्यूम है बढ़ेगा। तो ये दोनों फाइनली एड्स टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और जैसे ही प्रेशर घटा तो एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर फिक्स है ना 1 atm, और यहाँ देखो माइनस में जा चुका है। तो क्या होगा, एयर हम लोग अंदर इनहेल कर लेंगे। आ रहा समझ में। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ इनहेलेशन का। अब देखना आगे, अब देखो इसी के साथ साथ एक्सेलेशन आप खुद से समझ सकते हो। एक्सेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स करेगा तो अपने शेप में चला जाएगा, डॉम शेप में। तो डॉम शेप में वापस चला गया, तो जब वापस गया ना तो ये सब जो रिफ केज थे वो सब नजदीक आ गए। क्लियर है ना। चलो इसे मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना के समझा रहा हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो। वैसे ये सब क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है ना। देखो हो क्या रहा है, एक बार डॉम शेप्ड है, पहला में तो हमारा फ्लैट शेप था। क्लियर है, तो रिब्स वगैरह भी दूर दूर चले गए थे, अपवर्ड भी चला गया था, ठीक है ना। दूसरे केस में क्या है कि ये डॉम शेप्ड है, तो डॉम शेप्ड होने की वजह से देखो क्या होगा, डॉम शेप्ड जैसे ही होगा ना, एक्चुअली यही है, इसी को ना तुम डॉम शेप्ड करो तो ये सब नजदीक आएंगे, रिब्स वगैरह क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे। तो जब नजदीक आ जाएगा रिब्स वगैरह तो क्या होगा, जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब थोरैसिक वॉल्यूम जब घटेगा तो उसकी वजह से बाकी का कहानी आपको पता होगा, थोरैसिक वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब अंदर का प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो चुका है, तो क्या होगा, हम लोग एयर को एक्सेल कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। क्लियर है ना। तो यहाँ इनहेलेशन और एक्सेलेशन हो गया, इसे जल्दी से आप नोट कर लोगे, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ इनहेलेशन और एक्सेलेशन का डिफरेंस लिख दिया है आपके लिए, इसे आप लिख लोगे। मैंने इसे समझा दिया ऑलरेडी, जल्दी से एक बार जल्दी से देख लेना। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज फ्लैट हो रहा है। यहाँ डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है तो डॉम शेप में अपने ओरिजिनल शेप में जा रहा है। इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, रिब्स जो है वो बाहर की ओर और अपवर्ड की ओर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, दैट मीन्स लो प्रेशर हो रहा है, एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से एयर क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। इधर देख लो इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो रहे हैं तो रिब्स क्या हो रहा है, इनवर्ड अंदर की ओर और नीचे की ओर जा रहा है। तो मतलब ओवरऑल वॉल्यूम ना इस तरीके से कमता जा रहा है। वॉल्यूम कमा तो प्रेशर बढ़ा, अब प्रेशर बढ़ा तो हवा बाहर निकलेगा, तो एल्वियोलर एयर क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब देखो ये जो एयर
अब लंग्स में जा रहा है, तो इस एयर की ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली ये जो एयर है ना, ये बिल्कुल फ्रेश एयर होना चाहिए, क्लियर है। साथ ही साथ इसमें कोई किसी तरह का जर्म्स वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आफ्टर ऑल लंग्स को जा रहा है। अगर लंग्स में पहुंचता है जर्म्स वगैरह तो फिर प्रॉब्लम होगा हमें। तो इसलिए देखो, इसे फिल्टर करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, उन्हीं सब चीज़ों को बेसिकली देखेंगे। तो एयर जो लंग्स में इंटर करता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए वो देखो। इट इज़ फिल्टर्ड बाई हेयर प्रेजेंट इन नोज। सबसे पहले तो नोज में जो हेयर होते हैं वो उसे फिल्टर करता है। तो इसीलिए देखो, हमें सजेस्ट किया जाता है ना कि जो हमें जो इंस्पिरेशन करना चाहिए, नहीं हमें जो सांस लेना चाहिए ना, वो नोज से ही, माउथ से नहीं। वैसे माउथ से भी अगर हम इनहेलेशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, वो डस्ट पार्टिकल्स चले जाएंगे अंदर, और मे बी वो जो रास्ता है ना वो ब्लॉकेज हो सकता है ज़्यादा अगर इनहेल हो गया तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो म्यूकस प्रेजेंट होता है नोज में इनसाइड, वो क्या करता है उसे, तो म्यूकस एक तरह समझ लो वो फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड से भी होके उसे गुजरना है उस एयर को। तो वो फ्लूइड क्या करेगा, उसे कैप्चर कर लेगा, जो भी छोटे बहुत डस्ट पार्टिकल जो हेयर से फिल्टर नहीं हो सका, तो उसके लिए ये समझ लो माइक्रो फिल्टर है। यानी जो हेयर जिसको फिल्टर नहीं कर सका ना, उसको अब ये म्यूकस फिल्टर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है इस एयर का, क्योंकि वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड हमारे बॉडी में ये रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर भी करता है। कैसे करता है, सर्कुलेशन में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ मॉइस्चराइजेशन भी किया जाता है उस एयर का। कैसे, तो इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बेट इपिथेलियल सेल्स, तो उसकी वजह से जो भी वाटर वेपर वहाँ से निकलता है ना, उसकी वजह से वो एयर मॉइस्चराइज्ड होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी होने चाहिए एक्चुअली वो एयर का, जो हमारे लंग्स में इंटर कर रहा है, और किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को अटेन करते हैं वो यहाँ पे हमने देख लिया, क्लियर है ना। अब देखो इसके बाद ना, अब इसके बाद हम देखेंगे, हमने ब्रीदिंग देख लिया ना, अब हम क्या करेंगे ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे। यानी अब हमने ब्रीदिंग देख लिया, अब इसके आगे का स्टेप देखेंगे कि ब्रीदिंग करने के बाद जो एयर चला गया, देखो इसमें मैंने एक्सेलेशन एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताया जो कि सबसे लास्ट स्टेप है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होगे, क्लियर है ना, मैंने पहले ही समझा दिया था आपको। तो आगे के क्लास में हम देखेंगे, अब इतना तक ही रखते हैं आज, नहीं तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाओगे। तो बोर नहीं होना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, 4 5 6 दिन जितने भी लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ेंगे। और हाँ देखो, एक चीज़ मैं आपको बतला देता हूँ, अगर कोई टॉपिक गलती से मतलब एक पूरे टॉपिक खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने न्यूट्रिशन खत्म कर दिया, अब न्यूट्रिशन में अगर मान लो कोई एक छोटा छोटा बड़ा टॉपिक कोई छूट रखा है गलती से, तो आप ना मुझे बता दोगे मैसेज करके, ठीक है। मैंने नंबर आपको दे रखा है अपना व्हाट्सएप का, ठीक है ना। वैसे मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो भी छोटी बहुत गलतियाँ हो रखी है उसे आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक छूट रखा है ना, तो मैं सबसे लास्ट में एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, जिसमें जो भी टॉपिक मेरे से गलती से छूट गया हो या फिर कुछ भी उसमें करेक्शन की ज़रूरत हो, वो सब कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।